वेलकम इन बायो की एकेडमी। मैंने यूट्यूब पर एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है क्लास 9 से 12 तक, जिसके चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होंगे फिर उसके बाद मैं उनके MCQs शेयर करूंगी। और मेरी कोशिश ये है कि हर चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा 100 MCQs हों या फिर 100 तक हों। तो कोशिश मेरी ये है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। MCQs नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स with the microscopic analysis of tissue structures in plants and animals। इनमें से कौन सी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया जाता है टिश्यूज के स्ट्रक्चर्स का, प्लांट्स और एनिमल्स के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट MCQs देख लेते हैं। MCQs नंबर 2, द साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच यूजिंग ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज नॉट नेसेसरी। वो कौन सी साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है ऑर्गेनिजम्स के, और उसके लिए माइक्रोस्कोप नेसेसरी नहीं होता, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एनाटॉमी। MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इनमें से कौन सी बायोलॉजी की वो ब्रांच है इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाती है, एज वेल एज साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और इसके साथ साथ ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम भी दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टैक्सोनॉमी। MCQs नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स एरिया ऑफ स्टडी। इनमें से कौन सी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके साथ जो स्टडी की जाती है वो बिल्कुल ठीक लिखा गया या ठीक कहा गया। तो सेल बायोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं, सेल बायोलॉजी में सेल्स की स्टडी की जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की नहीं की जाती। एनाटॉमी, टिश्यू कंपोजिशन नो, टिश्यू के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि वो हिस्टोलॉजी होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ये ठीक है कि एम्ब्रियोलॉजी में फर्टिलाइज्ड एग्स की स्टडी की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 5, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच वुड बी मोस्ट लाइकली एम्प्लॉय ऑन बोथ नेक्ड आई ऑब्जर्वेशंस एंड माइक्रोस्कोपी टू एनालाइज स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इनमें से कौन सी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं और एनालाइज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को, और माइक्रोस्कोप की भी ज़ाहिर ज़रूरत होती है। तो वो है मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मॉर्फोलॉजी। MCQs नंबर 6 देख लें। द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट विच साइंटिस्ट फर्स्ट यूज टू टर्म बायोलॉजी इन 1736 में सबसे पहले बायोलॉजी का वर्ड किसने यूज़ किया था हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लिनियस। MCQs number 7, is there any branch of biology studies the developmental stages of organisms starting from a fertilized egg। ये तो आपको पता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एम्ब्रियोलॉजी। ये आगे पहले भी एक बार स्टडी कर चुके हैं, ठीक। इसके बाद है इफ़ अ बायोलॉजिस्ट इज स्टडिंग फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स टू अंडरस्टैंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज विच स्पेशलाइज्ड फील्ड इज़ ही वर्किंग इन। मीन्स के ये कह रहे हैं अगर एक बायोलॉजिस्ट एनिमल्स के फॉसिलाइज पर काम कर रहा है तो वो कौन सी फील्ड में से होगा। एनिमल्स के फॉसिलाइज पर जो काम करते हैं उससे पैलेंटोलॉजी, वैसे तो पैलेंटोलॉजी कहते हैं जो फॉसिलाइज्ड चीज़ों पर काम करते हैं, और जो प्लांट्स पर काम करते हैं उसे पैलियोबॉटनी कहा जाता है, जबकि जो एनिमल्स पर काम करते हैं उसे पैलियोजोलॉजी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है, पैलियोजोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्पेसिफिकली डील्स ऑन हाउ ऑर्गन एंड टिश्यू फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के फंक्शंस पर स्टडी की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस पर काम करते हैं, ठीक है, फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद है MCQs नंबर 10, Which of the following accurately represents the hierarchy from general to more specific in biological studies point of view। ये MCQs एक ट्रिकी किस्म का बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर ये कह रहे हैं कि वो इनमें से कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम जनरल, जैसे आम किस्म की जो ब्रांच है या आम से लेकर स्मॉल से लेकर हम
मोर कॉम्प्लेक्स तक या फिर मोर लार्ज तक जाते हैं। तो इसके लिए आपको जहन में देखना पड़ेगा, मीन्स के जो सबसे पहले वो नाम आएगा जो कि जनरल किस्म की स्टडी में आता है, ठीक है, जिसके लिए माइक्रोस्कोप इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मॉर्फोलॉजी में हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत इतनी नहीं होती, क्योंकि हम उनके पार्ट्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद एनाटमी, फिर हिस्टोलॉजी जो है ना उसके टिश्यू के अंदर तक जाते हैं ना, तो उसके लिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। तो ये जनरल से स्पेसिफिक तक है, ठीक है, समझ आ गई है ना इसकी। अब इसके बाद है हमारे पास MCQs नंबर 11। MCQs number 11. In which branch of biology investigates how inherited traits are passed from parents to offspring? वो कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रेड्स कैसे जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जेनेटिक्स। जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा MCQs हैं और टाइम कम है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। MCQs number 12. The study of living organisms using principles and laws of physics deals with the ऐसी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिसमें फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल को देखा जाता है, तो उसे कौन सी स्टडी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बायोफिजिक्स। MCQs नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स द ब्रांच विद इट्स कोर फोकस? इनमें से कौन सी ब्रांच उसकी स्टडी के साथ रिलेट कर रही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सोशियो बायोलॉजी विद सोशल बिहेवियर इन आंट्स, ठीक है ना, आंट्स या फिर सोशल बिहेवियर इन आंट्स या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास टॉपिक है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स। टॉपिक के बारे में हम MCQs देख लेते हैं। MCQs नंबर 14. विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वुड मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व रिसर्च ऑन बायोजेनेटिक्स, न्यूरोसाइंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन सी ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर बायो इनर्जेटिक्स की रिसर्च होती है, न्यूरोसाइंस भी देखा जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड प्रोसेस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की और उसका जो प्रोसेस होता है उसे भी देखा जाता है। इनमें से कौन सी करेक्ट है, ठीक है ना, बायोलॉजी को इनमें से कौन सी फील्ड के साथ रिलेट करके इन चीज़ों की स्टडी की जाती है? असल मकसद ये है, इसका है बायोफिजिक्स। MCQs देख लेते हैं जल्दी। A scientist working on analyzing the breakdown of drug in the human body is related to? ड्रग की ह्यूमन बॉडी के साथ जो रिलेशन और फिर साइंटिस्ट उसकी जो स्टडी करते हैं उसे कौन सा कहा जाता है? फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। जैसे कि फार्मेसी हमारे पास एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें फार्मेसी में ड्रग्स की स्टडी की जाती है और फिर आगे जाकर इस फील्ड को हम कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ स्टडी द बेनिफिशियल एंड कॉम्पिटिटिव इंट्रैक्शन एमोंग एनिमल लाइक बीज एंड आंट्स लिविंग इन द सेम इकोसिस्टम? इनमें से कौन सी फील्ड है जो बायोलॉजी के साथ रिलेट करती है, जिसमें हम बेनिफिशियल और कॉम्पिटिटिव इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं एनिमल्स के? वो एक दूसरे को कौन सा फ़ायदा दे रहे हैं, कौन सा नुकसान दे रहे हैं, जैसे कि बीज हो गए, आंट्स हो गए, जो कि एक ही इकोसिस्टम में रहते हैं, ठीक है, इन दोनों का सोशल बिहेवियर भी देखा जाता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सोशियो बायोलॉजी। MCQs number 17. Biochemistry basically differs from biophysics in dash. बायोकेमिस्ट्री जो है बुनियादी तौर पर बायोफिज़िक्स से कैसे मुख्तलिफ है? ये भी एक कंसेप्चुअल किस्म का MCQs बनाया है। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो वो है ऑप्शन नंबर ए, फोकसेस ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर केमिकल रोल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है फिज़िक्स से कैसे डिफरेंट है। तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके केमिकल जो रिएक्शन है, केमिकल रोल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। MCQs number 18. Branch is most directly linked with the study of chemical substances involved in respiration and photosynthesis. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री। ये तो बहुत आसान है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही हो तो वो बायोकेमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री से रिलेट होती है उनकी स्टडी। MCQs number 19. The scientific term entomology is derived from the dash word entomon means dash.
जो इंटोमोलॉजी है वो कौन सा लफ्ज़ है और उसका क्या मतलब है। वो इंटोमोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब है नॉच्ड, नॉच जो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं। MCQs नंबर 20, विच ब्रांच वुड मोस्ट लाइकली बी इन्वॉल्व इन स्टडिंग द लॉज गवर्निंग लाइट ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट की ऑब्जर्वेशन होती है वो कौन सी फील्ड के लॉ से रिलेट करती हैं। तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स से रिलेट करती हैं। जल्दी जल्दी आगे जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। MCQs number 21, dash deals with the application of statistical and mathematical formulas for analyzing biological data। इसका करेक्ट ऑप्शन है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है और मैथमेटिकल फार्मूलाज लगते हैं। ये भी बहुत आसान था। MCQs number 12, bioeconomics primarily focuses on which of the following। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बायोइकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स है वो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट के जो इकोनॉमिक्स है उससे एनालाइज किया जाता है। ठीक है ना, उसके बारे में स्टडी की जाती है, तो इसीलिए बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQs number 23, in fisheries which academic qualification is typically allowed to enter the profession। ये भी बहुत आसान है, मास्टर्स इन zoology। MCQs number 24, bioeconomics field require knowledge of both dash and dash to assess profit and cost of project। बायोइकोनॉमिक्स में डैश और डैश कौन कौन से नॉलेज की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से हम प्रॉफिट और कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, अगेन ये भी बहुत आसान है। बायो एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, MCQs number 25, which scientific field involves repairing or removing defective parts through operation typically after studying MBBS। MBBS की स्टडी के बाद वो कौन सी फील्ड में जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स को रिमूव करना और ऑपरेशन वगैरह उनका शोभा बन जाता है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेडिसिन एंड सर्जरी। सर्जरी वाले फील्ड में जाते हैं तभी ये आसानी से ही काम कर सकते हैं। MCQs number 26, a person interested in working with livestock crops in Pakistan should most likely to have। एक ऐसा बंदा जो कि लाइव स्टॉक या क्रॉप्स में स्टडी करना चाहता है तो वो पाकिस्तान में कौन सी फील्ड में स्टडी करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेशनल कोर्सेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल जो कोर्सेज कराए जाते हैं पाकिस्तान में उसी में स्टडी करेंगे तो फिर आगे जाकर लाइव स्टॉक वगैरह में स्टडी कर सकते हैं। MCQs number 27, the antibiotic penicillin was first used to treat a patient in the dash and in dash। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जब डिस्कवर हुई थी तो सबसे पहले उसे कौन से पेशेंट पर और कहाँ पर अप्लाई किया गया था, यूज़ किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, UK in 1942। MCQs number 28, the penicillin is categorized as dash type of scientific discovery। पेनिसिलिन को किस किस्म की साइंटिफिक डिस्कवरी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एन एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट। ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी। MCQs number 29, penicillin particularly affect against which of the following infection when first introduced। पेनिसिलिन में से कौन से इन्फेक्शन पर वर्क करती है। तो इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, न्यूमोनिया एंड मेनिंगाइटिस। ये सारे के सारे MCQs आपके बुक के चैप्टर में से ही लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, MCQs नंबर 30, डैश बायोलॉजिस्ट वर्क विद पुलिस डिपार्टमेंट। कौन से बायोलॉजिस्ट होते हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ वर्क करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फोरेंसिक। फोरेंसिक डिपार्टमेंट पुलिस के साथ वर्क करते हैं और क्रिमिनल को पकड़ने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक में से मैंने 30 MCQs बनाए थे। तो इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। MCQs नंबर 31 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द साइंटिस्ट विद हिज स्पेशलाइजेशन फील्ड। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसकी फील्ड उसके स्पेशलाइजेशन से मैच करती है। अब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अबू मलिक असमाई एनिमल साइंस फील्ड में इसने स्पेशलाइजेशन की थी। MCQs नंबर 32, विच साइंटिस्ट वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स।
इनमें से कौन सा साइंटिस्ट था जिसने प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा स्टडी की थी डीपली? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अल जहेज़। ये सारे के सारे आप बुक में इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो MCQs नंबर 33, द बुक किताब अल नबातात रिटन बाय अल जहेज़ इज़ मेनली कंसर्न विद। अल जहेज़ ने जो बुक लिखी थी किताब अल नबातात, तो वो किस बारे में थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्लांट्स। ये किताब अल नबातात और इस किस्म के जो नाम है ये अरब अमारात में रहते थे, तो ये अरबी के लफ्ज़ हैं, ठीक है ना, तो इसी से उनके नाम रखे गए थे। MCQs नंबर 34 देख लें। Who among the given scientists was a surgeon famous for removing stones from the urinary bladder? urinary bladder में सबसे पहले किसने स्टोन को रिमूव करने का काम किया था? कौन से साइंटिस्ट ने? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अब्दुल कासिम अल जहरावी। इसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 35। Which contributory work of Abu Ali Sina highlights his impact on modern medicine? Which contributory work of Abu Ali Sina highlights his impact on modern medicine? अबू अली सीना ने कौन सा ऐसा वर्क किया था जिससे मॉडर्न मेडिसिन में भी उसका एक अच्छा असर पड़ता है? तो अच्छा असर पड़ता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग द बुक। एक बुक है अल कानून फी तिब, इसकी जो ये बुक है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है मॉडर्न मेडिसिन में भी। MCQs नंबर 36। विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज़ नोन फॉर डिस्क्राइबिंग द ब्लड सर्कुलेशन? इनमें से कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने ब्लड सर्कुलेशन पर वर्क किया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इब्न अल नफीस। वट वाज द मेन सब्जेक्ट ऑफ बुक किताब अल हैवान रिटन बाय अल जहेज़? अल जहेज़ ने जो किताब लिखी थी किताब अल हैवान, उसका मेन सब्जेक्ट कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जोलॉजी। जोलॉजी मीन्स एनिमल्स पर स्टडी की थी उसने। MCQs नंबर 38। द साइंटिस्ट ट्रांसलेटेड मैनी ऑफ हिज बुक्स इनटू लैटिन एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस। नेम द साइंटिस्ट इज़। वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसकी बुक्स को लैटिन और दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था? उस साइंटिस्ट का नाम बताएं। अबू अली सीना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। MCQs नंबर 39 देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्क ऑन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री? इनमें से कौन सा साइंटिस्ट था जिसने केमिस्ट्री पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इन्वेस्टिगेशंस की थी? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जाबिर बिन हयान ने की थी। MCQs नंबर 40। विच मुस्लिम बायोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन सीजनल माइग्रेशन ऑफ फिश एंड बर्ड? इनमें से कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने फिशेस और बर्ड्स पर जो माइग्रेशन होती है, सीजनल माइग्रेशन होती है, जैसे कि सर्दी और गर्मी में वो माइग्रेट करते हैं या फिर फ्रेश वाटर में या फिर सी वाटर में, तो ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने दी थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अबू उस्मान उमर अल जहेज़। MCQs नंबर 41। किताब अल नबात एंड किताब अल हयावान आर कंट्रीब्यूशंस ऑफ विच मुस्लिम स्कॉलर? ये किस मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अल जहेज़। MCQs नंबर 42। वाई वाज जाबिर बिन हयान रिगार्डेड एज अ पायनियर इन मॉडर्न केमिस्ट्री? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इसलिए क्योंकि उसने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। MCQs नंबर 43। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस यूज ऑफ अबू अली सीना बुक अल कानून फी तिब? अबू अली सीना की जो बुक है अल कानून फी तिब, उसका क्या अहमियत है? उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज यूज्ड एज आ मेडिकल टेक्स्ट बुक फॉर सेंचुरीज। कई सदियों तक इसको एक मेडिकल टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 44। हाउ डिड अब्दुल कासिम अल जहरावी कंट्रीब्यूट टू मॉडर्न सर्जरी? मॉडर्न सर्जरी में अब्दुल कासिम अल जहरावी ने कौन सा काम किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाय राइटिंग आ सर्जिकल इंसाइक्लोपीडिया। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास कौन कौन से MCQs आ जाते हैं वो देख लेते हैं। इन MCQs पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई पड़ी है, आप देख सकते हैं। इनका डिफ़िकल्टी लेवल भी हमने हाई रखा है ताकि आप हर किस्म के टेस्ट को आसानी से कर सकें। विच ऑफ द MCQs नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ करेक्ट? इनमें से कौन सा लेवल है जो करेक्ट है? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एटम आते थे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स आते थे, फिर ऑर्गेनेलिज आते थे। ठीक है, ऑर्गेनेलिज के बाद हमारे पास सेल्स आते थे, फिर सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनते थे, टिश्यूज़ मिलकर आर्गन बनते,
और आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनते थे, ठीक है ना, और आर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता था। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एटम, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेली, सेल्स, टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद फिर आर्गन सिस्टम और ऑर्गेनेलिया ऑर्गेनिज्म आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 46 है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपके बुक से ही लिए गए हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ डैश बायो एलिमेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने बायो एलिमेंट्स में से मिलकर बना है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 16। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 16 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं ये आप कमेंट में बताएं कि टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 47, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर 48, विच एलिमेंट हैज़ द सेकेंड हाइस्ट परसेंटेज आफ्टर ऑक्सीजन इन बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन में ऑक्सीजन के बाद कौन सा हाईएस्ट परसेंटेज वाला एलिमेंट है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कार्बन। एमसीक्यूज नंबर 49, डैश लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। डैश लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन सा लेवल है जिसके अंदर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स वगैरह आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेली लेवल जो है वो, और ऑर्गेनेली लेवल आई थिंक थर्ड लेवल है। फर्स्ट लेवल में एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर ऑर्गेनेली, ठीक है ना। एमसीक्यूज नंबर 50 देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो मैक्रो में मॉलिक्यूल्स में आ जाता है? हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो लार्ज होते हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रोटीन। प्रोटीन जो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत से माइक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 51, द ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इज द डैश। इनमें से कौन सा ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, ये कौन सा लेवल है ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑर्गन सिस्टम जो है ये कौन से लेवल पर होता है, ठीक है ना। द ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इज द डैश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम। एमसीक्यूज नंबर 52, विच ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स बॉडी एक्टिविटीज़ यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखती है, वो कौन सा सिस्टम है, किस सिस्टम के ज़रिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नर्वस सिस्टम के ज़रिए कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 53, इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम जो है वो प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। इन्होंने पूछा है ना, तो हमने सिस्टम का ही बताना है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक, क्लोरोप्लास्ट ये अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्टेम। तो इसमें सिस्टम जो है वो है वस्कुलर सिस्टम। एमसीक्यूज नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मेक्स अप 65% ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय मास। इंसान का जो बॉडी है उसका मास 65% किस पर मुश्तमिल है, कौन से एलिमेंट पर मुश्तमिल है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास कार्बन आ जाता है। एमसीक्यूज नंबर 55, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइनिंग टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर दीज स्ट्रक्चर्स। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स हो गए। तो इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज लेवल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स वगैरह आ जाते हैं। एमसीक्यू 56, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्सेप्ट डी करेक्ट है, ऑक्सीजन। बाकी सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। MCQs number 57, which of the following statement best describes a population in biological term? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ इन एन एरिया। एक ही एरिया में जो स्पीशीज़ रहते हैं
उसे कहा जाता है। MCQs नंबर 58, द कलेक्टिव टर्म ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज, अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम हैं उन सबको इकट्ठा क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर कहा जाता है। MCQs नंबर 59, विच स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटीरियल, फॉरेन मटीरियल, ओके, इनमें से कौन सा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है जो कि फॉरेन मटीरियल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लाइसोसोम, ठीक है, एनिमल सेल में जो लाइसोसोम है वो डाइजेशन का वर्क करता है। MCQs नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई अ वॉल्वक्स कॉलोनी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फुली इंडिपेंडेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्यों ये कह रहे हैं कि क्यों वॉल्वक्स कॉलोनी को एक अलग इंडिपेंडेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं किया जाता? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंडिविजुअल सेल्स ऑफ कॉलोनी आर इनकेपेबल ऑफ सर्वाइविंग अलोन, क्योंकि इसके अंदर जो इंडिविजुअल सेल है, हर एक सेल जो वॉल्वक्स का है वो अलग अकेले रहकर सर्वाइव नहीं कर सकता, अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके कुछ सेल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं और कुछ हर किसी का अपना अपना एक फंक्शन होता है। MCQs नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स आर ट्रेंड टूवर्ड्स मल्टी सेलुलर एज डिस्कस्ड इन द कंसेप्ट ऑफ कॉलोनियल सिस्टम, ये ऑप्शन नंबर सी, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स इन अ कॉलोनी फॉर रिप्रोडक्टिव एंड मोबिलिटी। MCQs नंबर 63, व्हाट इज़ द मेजर कंसेप्चुअल डिफरेंस, इनमें से कौन सा मेजर बहुत बड़ा कंसेप्चुअल डिफरेंस है बिटवीन अ यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अकेले पाए जाते हैं और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर कॉलोनी में पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा मेजर डिफरेंस है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वाइल कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स शो, जबकि कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स जो है शो इंटरडिपेंडेंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और अलग पाए जाते हैं, बिल्कुल अलग पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया ये बिल्कुल अलग पाया जाता है, लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। MCQs नंबर 64 देख लें, इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन, सर्वाइवल जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म कितने अरसे तक सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है, और बायोलॉजिकल फंक्शन को देखा जाए, विच स्टेटमेंट इज़ मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है किसे लेकर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के से लेकर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो इकट्ठे होते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ईच सेल इज़ फुली इक्विप्ड टू परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ फंक्शंस, यूनिसेलुलर में जो लाइफ फंक्शंस हैं हर कोई अपना परफॉर्म करता है, इंडिपेंडेंट होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट MCQs था चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 के MCQs आपके साथ शेयर करूँगी, पहले उसके लेक्चर्स दूसरी प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर चुके हैं, ठीक।